लोग हमारे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज कर रहे हैं कि आपकी संस्था के 150 डॉक्टरों की टीम ने प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम मांगा था और आपने कहा था हमने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया, उसका क्या हुआ? तो मैं भी यही पूछ रहा हूं, उसका क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। एक्चुअल में भारत आज भी अंग्रेजों का गुलाम है, आज भी हम गुलामी कर रहे हैं। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका यह है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आयुष मंत्रालय में गए थे, आप CCRS में गए थे, आपने ICMR की मीटिंग अटेंड करी, तो क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूं, वो बार बार जब भी मैंने पूरे भारत में जिस भी स्टेट को जो भी लेटर लिखा, जो भी PM को पत्र लिखा, किसी भी हेल्थ अथॉरिटी से संपर्क करा, सबने बोला क्या आपने कोरोना का कोई मरीज ठीक किया? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है जो अंग्रेजों ने 1897 में बनाया था। अब वो एक्ट क्या कहता है कि अगर आपको कोरोना हो गया और आपने सरकार से जानकारी छुपाई तो आप पर केस दर्ज हो जाएगा, और आपको कोरोना हो गया, आपका टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तो आपको पुलिस या PPE सूट में डॉक्टर या हेल्थ कर्मचारी आकर उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। तो हम किसको ठीक करें, किस पर एक्सपेरिमेंट करें? हमें राइट ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या खेल है और अंग्रेज ऐसा क्या करके चले गए जिसका भुगतान, जिसका नुकसान आज भी इस देश को हो रहा है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो डिलीट कर दे। तो आपके सामने है, पेश है पूरी सच्चाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं 1897 में भारत में प्लेग नाम की महामारी फैली थी। उस वक्त अंग्रेजों का राज था। उस वक्त अंग्रेजों ने आयुर्वेद को अंधविश्वास घोषित कर दिया और पिछड़ी पद्धति घोषित कर दिया, और उस वक्त का भुगतान हम आज तक करते हैं कि लोग आयुर्वेद के डॉक्टरों को झोला छाप समझते हैं। उस वक्त जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक या वैद्य प्लेग का इलाज करते थे, अंग्रेज देशद्रोह का कानून लगाकर उसको जेल में डाल देते थे, और काफी सारे वैद्यों को उस टाइम फांसी पे भी लटका दिया गया था। उनका कसूर क्या था कि वो लोगों का उपचार कर रहे थे। उस टाइम कुछ पढ़े लिखे भारतीय देशभक्ति के नाम पे घर घर जाकर प्लेग के मरीजों को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे थे और सोच रहे थे हम देशभक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता वो उन लोगों को उल्टा मार रहे थे। क्योंकि देशभक्ति उस टाइम ये नहीं थी अंग्रेजों का साथ देना, देशभक्ति ये होती कि उस टाइम आयुर्वेद के चिकित्सकों का साथ दिया जाता। उसके 20 वर्ष बाद वैक्सीन की खोज हुई, और इन 20 वर्षों में प्लेग का कई बार अटैक हुआ, और कहते हैं उस टाइम लगभग 2 करोड़ लोग इसके शिकार हुए थे। बहुत से इतिहास के जानकार बताते हैं कि सरकार ने इसमें भी आंकड़ा छुपाया। अगर विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो 1 करोड़ मृत्यु ही दिखाती है। उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन मुझे यह कहते हुए आज भी कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से उसी मानसिकता के गुलाम है जो उस अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति हमारे दिलो दिमाग पर डाल चुकी है। बस फर्क सिर्फ इतना है, उस टाइम सरकार फांसी पर चढ़ा रही थी, आज की सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन आज भी आयुर्वेदिक डॉक्टर उसी तरह से काम कर रहे हैं। उदाहरण मैं आपको देता हूं, कुछ दिन पूर्व इंदौर के डॉक्टर ने कोशिश की थी कि मैं आयुर्वेद से इलाज करूंगा, उसके खिलाफ केस हो गया। कई साल पहले, यानी कि पिछली महामारी के टाइम पे 1918 का, अब आपको मैं वाकया बताता हूं, 1918 में पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू फैला था। अब आप बोलोगे महामारी उस टाइम भी आई थी, उस टाइम भी ये सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब शब्द उस टाइम भी चले थे। उस टाइम भी लोगों ने मास्क लाया था, फिर भी करोड़ों लोग मरे थे, क्योंकि उस वक्त आयुर्वेद को काम ही नहीं करने दिया गया था, क्योंकि 1897 का पेंडेमिक एक्ट लागू हो गया था। उस वक्त फिर
आयुर्वेद के वेदों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। और उस टाइम पे बहुत सारे आयुर्वेद के वैद्यों ने चिकित्सा करनी छोड़ दी, अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को अपना ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि उनको घर से ढूंढ ढूंढ कर लाकर जेलों में डाला जा रहा था, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को अंधविश्वास और पिछड़ा सिस्टम घोषित कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ने एक रिसर्च करी है, उसका आर्टिकल छपा है कि स्पेनिश फ्लू को ठीक करने के लिए उन्होंने दालचीनी को सबसे उत्तम बताया। 8 अप्रैल 2017 को एक रिसर्च छपी थी जिसमें यह कहा गया कि जब 1918 की इन्फ्लुएंजा, ये जो स्पेनिश फ्लू फैला था, उस वक्त जितने भी लोग मसालों की फैक्ट्री में काम करते थे, उस वक्त जितने भी मसालों की पैकिंग में, मसालों के कारखानों में काम करते थे, उनमें से किसी को भी जब स्पेनिश फ्लू आया तो नहीं हुआ, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के टाइम पे उनकी अंदर की इम्यूनिटी पहले ही विकसित हो गई थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केमिकल का ट्रायल इंसान के ऊपर करने की छूट है, लेकिन हम अपनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल इंसान पर नहीं कर सकते, केस कर दिया जाएगा। तो हम आज भी उसी पत्ती को मौका दे रहे हो जिन्हें अपनी खुद की पत्ती पर विश्वास नहीं है, सिर्फ ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन वही भारतीय पद्धति को अपनाने वाले लोग दावे के साथ बोल रहे हैं कि उनके पास इलाज है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई मौका नहीं दिया जा रहा। क्या ये बात सही है? अब मैं आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको उठा के ले जाएंगे, यानी कि उपचार नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसा ही भारत में टीबी के ऊपर भी किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक को दवाई देने की मनाही है, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। तो हमने क्या किया, जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि आपने दवाई बनाई थी, क्या किया? हमने जो डाइट प्रोटोकॉल बनाया था उसका क्या किया, तो आपको बताता हूं। पिछले 2 महीनों में जितने भी लोग हमारी क्लिनिक्स में हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपर्क करा, जिनको सिम्टम्स आ रहे थे, जिनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि टेस्ट होता तो उधर होते, तो हम लोगों ने उनको वही दवाइयां सब दी जो हमने भारत सरकार को दी थी रिसर्च पेपर पे काम करने के लिए। लेकिन वो रिसर्च पे 3 से 8 साल का टाइम, 60 करोड़ से 100 करोड़ का खर्चा और 3 से 8 साल की रिसर्च, आप 8 साल वेट करते, 3-4 साल वेट करते? नहीं करते। इसीलिए हमने क्या किया, जितने भी लोगों को सिम्टम्स आ रहे थे, हमने हर्बल टी दी, हमने अपनी संस्था की तरफ से दवाइयां दी। और पूरे पिछले 2 महीनों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर और हमारी जहां जहां क्लिनिक्स हैं, हमने बहुत सारे लोगों को आयुष का काढ़ा दिया, जो खुद प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद का बताया। हमने लोगों को हल्दी वाला पानी पीने के लिए बताया। हमने वो सारी दवाइयां जिस पर रिसर्च की थी लोगों को दी, बांटी, ताकि लोग पिए, इम्यूनिटी बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात, जिन 500 लोगों ने हमसे संपर्क किया था कि हमें लक्षण है, ये है, वो है, सिम्टम्स थे, 1-2 पेशेंट ऑस्ट्रेलिया के थे, स्विट्जरलैंड में थे, अमेरिका में थे, जिनको हमने नुस्खे बताए, जिनको हमने तरीके बताए, गर्म पानी बताया, कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। इवन की अभी कुछ दिन पूर्व पंजाब सरकार के अंदर भी काफी सारे पुलिस अफसरों को क्वारंटाइन किया गया था, उनको भी हमने अपनी दवाइयां दी। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि एक भी पॉजिटिव नहीं आया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अभी कुछ दिन पूर्व गुजरात के आयुष डिपार्टमेंट ने भी 6800 लोगों को आयुष का काढ़ा और आयुर्वेद की 23 जड़ी बूटियों की बनी दवाई दी, उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूं एलोपैथी क्या करती है। 10 मई 2020 को एक न्यूज छपी सैन फ्रांसिस्को स्कूल ऑफ फार्मेसी के डॉक्टर ब्रायन सोइसेट की। उनकी टीम ने रिसर्च करी और बताया कि कोविड-19 का जब संक्रमण चल रहा हो, उस टाइम जो दवाइयां एलोपैथी में दी जाती हैं, अलग अलग तरह के ट्रायल किए जाते हैं, उनमें जो केमिकल है उससे शरीर में कोरोना वायरस और तेजी से फैलता है। और इन दवाइयों में डेक्स्ट्रोमोर्थोफन केमिकल मुख्य है, जो बेहद खतरनाक है। और जितने भी खांसी के शरबत होते हैं, अस्थमा की दवाइयां होती हैं, उसमें यह केमिकल मुख्य रूप से पाया जाता है। इसीलिए मेरी आपसे, पूरे भारत से, पूरे भारत की जनता से और हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपील है कि अभी वक्त है, हम अंग्रेजी मानसिकता को छोड़ें, उस गुलामी से आजाद हों, अपनी चिकित्सा पद्धति को पूरा मौका दें, जिससे हम फिर स्वतंत्र हो सके। यानी कि हमें इस आजादी में भी फिर आजाद होना है। बाकी मैं प्रधानमंत्री जी ने जितने प्रयास किए हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आयुर्वेद को 70 साल में जो मौका नहीं मिला, कम से कम इस सरकार में मिला। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमारे भारत के जो हेल्थ मंत्री है हर्षवर्धन जी, अब उनकी नियुक्ति फाइनल हो चुकी है। जापान वो सीट छोड़ रहा है और पहली बार WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पद
भारत के पास आ रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी दवाइयों को क्या हुआ, तो हम उसको कोविड-19 की दवाई कह के नहीं दे सकते। आप इम्यूनिटी की दवाई कहकर हमारी संस्था में इम्यूनिटी की दवाई जब मर्जी ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने आयुष क्वाथ बनाया है, हमने उसको भी एक्सट्रैक्ट बेस में बनाया है और वो एक्सट्रैक्ट बेस हमारी क्लिनिक्स में अवेलेबल है। अगर आप कोई भी व्यक्ति चाहता है, हमारी संस्था से वो दवाइयां ले सकता है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि इस संक्रमण काल में आप और भी बेहतर इम्यूनिटी के साथ काम कर सकें। धन्यवाद।